नमस्कार। मैं अनिल कुमार गुप्ता फिजिक्स डिपार्टमेंट से बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के सेकंड पेपर में जो वेव एंड ऑसिलेशंस है, आज हम एलसी सर्किट में किस प्रकार के ऑसिलेशंस हैं उसकी स्टडी करने वाले हैं। ऑसिलेशंस ऑफ ए एलसी सर्किट। देखिएगा, हमको ये जानकारी है प्रारंभ से, जो हम 12th क्लास से इस बात का अध्ययन करते हुए आ रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, इन दोनों का टाइम के साथ में पीरियोडिक वेरिएशन होता है। अर्थात समय के साथ सरल आवर्ती दोलित में विस्थापन के मान में परिवर्तन होगा, वेग के मान में भी परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से यदि एक प्योर इंडक्टेंस लिया जाए, प्योर इंडक्टेंस का अर्थ हम इस दृष्टि से ले रहे हैं कि उसमें जो रेजिस्टेंस का पार्ट है, रेजिस्टिव पार्ट 0 होना चाहिए और बहुत कम होना चाहिए। हालांकि ऐसा संभव नहीं होगा कि रेजिस्टेंस का मान 0 हो जाए। तो यदि कोई ऐसा सर्किट जो हम एल और सी से बनाएं, तो उस केस में भी आवेश और धारा, चार्ज और करंट के जो वेरिएशन हैं वह भी ऑसिलेटरी होते हैं। आप देखिएगा, अपने विषय की ब्यूटी ये है, जिस प्रकार का कंसेप्ट पहले चल रहा है उसी प्रकार का कंसेप्ट हर जगह पर वैलिड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसमें जब हम एलसी सर्किट ले रहे हैं तो एलसी सर्किट में चार्ज और करंट के मान में ऑसिलेटरी बिहेवियर है। और इसके कारण हो क्या रहा है, कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी इंडक्टेंस से एसोसिएट मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कन्वर्जन होने लगते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इस प्रकार से कन्वर्जन होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं और इस प्रकार का दोलन का प्ररूप हमको मिलता है। इस प्रकार के जो भी दोलन हैं उनके लिए मूलतः इंडक्टेंस एक इनर्शिया जैसा एलिमेंट प्रदान करता है, जबकि कैपेसिटेंस में या कैपेसिटेंस के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी प्रदान की जाती है। आपको ध्यान होगा, हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के मान निकाले हैं, उनके मान ग्राफ भी प्लॉट किए हैं और हमने उन पॉइंट्स में देखा था कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का मान अधिकतम हो जाता है, फिर पोटेंशियल एनर्जी का मान कम होने लगता है, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और एक माध्यावस्था आती है जिस पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। फिर ऑसिलेटर विपरीत दिशा में गति करता है, पुनः उसकी गतिज ऊर्जा कम होने लगती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है और फिर इस प्रक्रम की एकांतर रूप से इस प्रकार का प्रक्रम चलता रहता है। लेकिन खास बात क्या थी, विशेष बात ये थी कि कुल ऊर्जा का जो मान है वह कुल ऊर्जा का मान हमेशा नियत बना रहेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी तर्ज पर, ठीक इसी प्रकार से एलसी परपथ में भी जो कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक एनर्जी है वह इंडक्टेंस की मैग्नेटिक एनर्जी में और इंडक्टेंस की मैग्नेटिक एनर्जी कैपेसिटेंस की इलेक्ट्रिक एनर्जी में एकांतर रूप से अल्टरनेटिवली इसी प्रकार से कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन ध्यान रहे, कुल ऊर्जा का जो मान है वह कुल ऊर्जा का जो मान है वह हमेशा नियत बना रहेगा। अब आप देखिएगा, मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर एक एल और सी सर्किट को जोड़ा है। हम समय ले रहे हैं, मान लीजिए 0 है अथवा पूर्ण आवर्तकाल का समय है। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रारंभ में मान लीजिए t बराबर 0, तो कैपेसिटर की प्लेट पर पूर्ण आवेश है, यानी कैपेसिटर पूर्ण रूप से आवेशित है
और अधिकतम आवेश उस पर जो एकत्र है उसका मान Q0 है। इसका अर्थ हुआ कि इस केस में इस कैपेसिटर पर जो इलेक्ट्रिक क्षेत्र बनेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो बनेगी उसका मान Q0²/2C होगा। आपने इस सर्किट को पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद अब इस कैपेसिटेंस से मान लीजिए थ्रू इंडक्टेंस निरावेशन प्रारंभ होता है। कैपेसिटर पूरा चार्ज है और उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अथवा इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका मान Q0²/2C है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना प्रारंभ करता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना प्रारंभ करता है तो निश्चित रूप से जो करंट का मान है वो बढ़ने लगेगा। कैपेसिटेंस से डिस्चार्ज हो रहा है, करंट का मान बढ़ने लगेगा और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जब इंडक्टेंस से ये करंट फ्लो करेगी तो इंडक्टेंस में एक मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त होगा। अब इस प्रकार का कैपेसिटेंस से करंट का फ्लो तब तक बनता रहेगा, ये प्रक्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज नहीं हो जाता। और जब कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज होगा उस केस में कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल होगा वह 0 होगा और निश्चित रूप से जो कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी थी उसका मान 0 हो जाएगा। और चूंकि करंट उस समय अधिकतम प्रवाहित हो चुकी है तो इंडक्टेंस पर मैक्सिमम एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और एनर्जी का जो मान होगा वो 1/2 Li02 होगा। ये मान अधिकतम होगा और इस केस में धारा का मान अधिकतम होगा। इस तथ्य को मैंने लेफ्ट हैंड साइड के इस फिगर 2 में दिखलाया है कि यह अवस्था T/4 पर हमें प्राप्त हो रही है। तो इस केस में आपने क्या देखा कि हम पहले चित्र से जब दूसरे चित्र पर आए थे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है और जब मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है तो निश्चित रूप से उस समय जो करंट का मान है वो अधिकतम हो गया है। पुनः ये प्रक्रम जारी रहेगा। अब जब कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाए तो कंप्लीट डिस्चार्ज होने पर ओबियसली करंट का जो मान है वो कम होने लगेगा। करंट का मान कम होने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने लगेगा और हम जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जब चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने लगेगा तो ऐसी स्थिति में परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण परिपथ धारा उत्पन्न होगी और यह प्रेरित धारा उस दिशा में तब तक बहती रहेगी जब तक कि इंडक्टेंस की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र समाप्त नहीं हो जाता। इसका अर्थ क्या हुआ? इस धारा के कारण संधारित्र विपरीत दिशा में समान आवेश Q0 से आवेशित हो जाएगा और जब वो पूरा आवेशित हो जाएगा तो पुनः संधारित्र की प्लेट पर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का मान Q0²/2C होगा और इस तथ्य को मैंने चित्र 3 में बाईं तरफ दिखाया है। अब आप देखिएगा अगेन जब कैपेसिटर पूर्ण रूप से आवेशित हो गया है तो यह प्रक्रम फिर विपरीत दिशा में चलेगा। बिल्कुल प्रक्रिया दोहराई जाएगी और अंत में संधारित्र प्रारंभिक आवेशन की स्थिति में आ जाएगा और इस प्रकार से विद्युत चुंबकीय कंपन का एक चक्र पूर्ण हो जाएगा। उपरोक्त प्रक्रिया एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है और इस प्रकार से एलसी परपथ यदि बना दिया जाए तो उस एलसी परपथ में इस प्रकार से दोलन प्रारंभ होते रहेंगे। समझने की बात यही थी, जिस प्रकार से हम ऑसिलेटर में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्जन देखे हैं, कुल ऊर्जा का मान विचार किए हैं, बिल्कुल एलसी परपथ में उसी भांति विद्युत ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा में और चुंबकीय क्षेत्र ऊर्जा विद्युत क्षेत्र ऊर्जा में बदलती रहती है, लेकिन कुल ऊर्जा का जो मान होगा वह मान हमेशा नियत बना रहता है। जब ये बात हम समझ लेते हैं तो जो साधारण सी बात है गणित को समझना बहुत आसान है। देखिएगा कैपेसिटर पर मान लीजिएगा चार्ज Q है तो पोटेंशियल का मान Q/C हो गया।
इंडक्टेंस पर पोटेंशियल BL है जिसका मान -L/di/dt होता है, और हम धारा का मान जानते हैं। धारा का मान I = dq/dt होता है। रेट फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की जो दर है वह धारा कहलाती है। I के इस मान को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इस मान को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें रिजल्ट प्राप्त होता है -L d2q/dt² = q/c। और इस प्रकार से इसको हल करने पर हमें समीकरण मिलती है d2q/dt² + q/LC = 0। हमने यहाँ पर 1/√LC को ω0 बोला है, इसलिए ये समीकरण हो गई है d2q/dt² + ω02 q = 0। आप देख रहे हैं कि यह जो समीकरण मिली है, यह समीकरण सरल आवर्ती दोलित्र की तरह है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। और इस प्रकार से संधारित्र पर आवेश का मान एक आवर्ती रूप में, पीरियोडिक कैरेक्टर के रूप में चेंज हो रहा है, और एकांतर रूप से ये धनात्मक और ऋणात्मक होता रहता है। तो इस समीकरण 1 से हम आवर्तकाल का मान लिख सकते हैं। आवर्तकाल का जो मान हो गया वह हो गया t = 2π√LC, और इस समीकरण से फिर हम आवृत्ति का मान निकाल सकते हैं। आवृत्ति का मान हो गया n = 1/2π√LC। तो समीकरण 1 को जब हम हल करें तो इस समीकरण 1 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा q = q0 sin of ωt + phi। इस समीकरण के अनुसार प्रारंभिक समय पर आवेश का मान q0 है, और धारा, जब कैपेसिटर पूरा चार्ज है उस क्षण पर धारा का मान 0 होता है, यानी q = q0 और I = dq/dt जो 0 है। इसका अर्थ हुआ कि phi = π/2 90 डिग्री का है। इस 90 डिग्री के मान को जब हम इसमें रखते हैं तो आवेश की जो हमें समीकरण प्राप्त होती है वह समीकरण है q = q0 cos of ω0t। हमने आवृत्ति का मान निकाला हुआ है। आवृत्ति का जो मान है वह है 1/2π√LC। इसका अर्थ हुआ कि संधारित्र की प्लेट पर +q -q0 के जो आवेश हैं और जो परिवर्तन है वो इस फ्रीक्वेंसी से होता रहता है, और इस कारण से जब आवेश का प्रभाव +q0 से -q0 पर हो रहा है तो धारा का जो मान होगा वो I = dq/dt हो गया, और इस प्रकार से हम धारा का मान भी निकाल सकते हैं। हम परिपथ में विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के मान को ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, मैंने लिखा है चुंबकीय विद्युत ऊर्जा ज्ञात करने के लिए 0 to q BC dq, BC का मान सब्स्टिट्यूट किया गया, और इस मान को सब्स्टिट्यूट करने पर यह मान हमको प्राप्त हो गया है 1/2C q02 cos² ω0t। इसी प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित प्रेरक में जो एनर्जी स्टोर है उस स्टोर एनर्जी का मान भी निकाल सकते हैं। वह मैंने इस प्रकार से निकाला है 0 to I BL di/dt। देयरफॉर I का मान यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, L का BL = L di/dt, और इस प्रकार से यह समीकरण हो गया 1/2Li0 I का मान रख दीजिएगा। I बराबर है -ω0 q0 sin ω0t। देयरफॉर मैग्नेटिक एनर्जी का जो मान हमें मिल जाएगा वह मान हो गया 1/2L ω02 q02 sin² ω0t। हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे इन दोनों का सम ज्ञात करेंगे, तो सम ज्ञात करने पर जो टोटल एनर्जी का मान आ रहा है वह मान किस प्रकार से आ रहा है q02/2c। अर्थात इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस में, LC परपथ के ऑसिलेशन में कुल ऊर्जा का मान नियत होता है, और यह मान किस पर निर्भर करता है, q0 पर निर्भर कर रहा है। अर्थात यह मान संधारित्र को प्रारंभ में जो ऊर्जा दी गई है उस पर निर्भर कर रहा है। आप देखिएगा, हमने आवृत्ति और आवर्तकाल के समीकरण निकाले हैं, और हम ये जानते हैं कि यदि इंडक्टेंस का पार्ट 0 है, प्योर इंडक्टेंस है, तो उस केस में LC परपथ के अंदर जो ऑसिलेशंस होंगे वो सभी ऑसिलेशंस
कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के होंगे, उसके आयाम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी और वह अनंत समय तक इस प्रकार की गति होती रहेगी। यह निश्चित रूप से एक आदर्श अवस्था है। ऐसा होता नहीं है। इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस है हम उसको कम तो कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ उसमें रेजिस्टेंस होगा ही। और जब रेजिस्टेंस होगा तो उसके कारण जो आयाम हैं उन आयाम में कुछ कमी होगी। आयाम का मान नियत आयाम नहीं हो सकता, आयाम के मान में कमी होती रहेगी। और आयाम के मान में जब कमी होती रहेगी तो उसका जो लूप बनेगा, उस लूप को मैंने इस दूसरे चित्र में दिखाया है। इनको हम डैम्प ऑसिलेशंस के रूप में आगे अध्ययन करने वाले हैं। मैंने प्रश्न पत्र देखे और प्रश्न पत्र में मैंने देखा कि हम दोलन के लिए माध्य ऊर्जा के मान भी पूछे हैं। तो हमने ये जो समीकरण है इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, उनकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। और एवरेज वैल्यू के केस में, दोनों के केस में साइन स्क्वायर ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा 0 टी, साइन स्क्वायर ओमेगा 0 टी, दोनों के जो मान हैं वो 1/2 होते हैं। इसलिए जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आएगी उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का मान EC0/2 होगा। और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी ली जाएगी तो वह मान EM0/2 होगा। ये मैंने सॉल्व किया है, आप इसको अध्ययन करें। धन्यवाद।